बहुत स्वागत है आपका। और आपने कई सारे मसलों पर, अलग अलग समस्याओं पर किस तरह से पंजाब विकास कर रहा है ये जाना है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं हरभजन सिंह जी। पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा, ये दो ऐसे विभाग होते हैं, अगर इनकी रफ्तार बढ़ गई तो आप ये जान लीजिए कि प्रदेश उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको जब विभाग मिला, कितनी उसमें समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी आपने सुधारा और अभी किस तरह से काम कर रहे हैं? चुनौतियां आई सर? First of all, I welcome you and I am very thankful to you that जी। you called me here. आपने पूछा जब मैंने विभाग संभाला तो कैसे लगा। सब तो पहले तो ये जो पावरकॉम का डिपार्टमेंट है, ये एक बहुत उलझन वाला डिपार्टमेंट था। तो मैं इधर चंडीगढ़ में ही था जब मुझे भी मालूम टीवी से पढ़ा कि मुझे ये विभाग दे दिया गया है। तो मुझे ना इमीडिएटली मेरे घर से फ़ोन आया। जी जी। तो वो बोलते कि ये कौन सा डिपार्टमेंट ले लिया है? पावर। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने बोला कोई बात नहीं, पावर आपके पास ही रहेगी, तो पावरकॉम को हम संभाल लेंगे, अच्छी तरह संभाल लेंगे। तो मेरे सामने बहुत चुनौतियां थी इसके बारे में। तो हमने प्रॉमिस किया था, गारंटी दी थी लोगों को कि जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपको 600 यूनिट्स जो बिजली है वो बाय मंथली फ्री भी देंगे। तो एक बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम लोगों के साथ जो गारंटी करके आए थे उसको पूरा करते। तो मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जब ऊर्जा विभाग मुझे मिला तो हमने मात्र 3 मंथ्स में ही ये अपना वादा जो था वो पूरा कर दिया। और 1 जुलाई 2022 से पंजाब के लोगों को बिजली 600 यूनिट्स बिजली जो है वो फ्री मिल रही है। आज हमारे अराउंड 90% जो फैमिलीज हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उनको बिजली जो है ये बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन पंजाब की जब हम बात करते हैं तो पंजाब में किसान भी हैं। पंजाब में हम देखते हैं कि दूरस्थ जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है शुरू से। और बिजली भी पहुंचाना, फ्री में भी देना, तो इससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लोगों की जिंदगी आसान हुई है। हरभजन जी? हाँ बिल्कुल। हमारे बिजली की जो डिमांड है वो हर साल बढ़ जाती है। तो इस समय भी हमारे जो पीक सीज़न था उसमें 15,000 मेगावाट से ज़्यादा डिमांड थी। तो हमने उसको बड़ी अच्छी तरह से जो है वो फुलफिल किया। अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है वो हमने गांव में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डोमेस्टिक में, सभी को हमने अनइंटरप्टेड सप्लाई दी। और जो बिजली ख़ास तौर पर किसानों को 8 घंटे दी जाती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती थी। तो हमने उसको भी बढ़ाकर 14-15 आज तक कर दिया। और पंजाब के एक एक कोने में हमने बिजली जो है वो पहुँचाई है। और पंजाब का अब किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कमर्शियल, डोमेस्टिक सभी लोग जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हरभजन जी, आपने जिक्र किया और जनता सुन रही है, आपने कहा कि पावर हमारे पास रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे हुए हैं जो उद्योग के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। और पंजाब में पावर इंफ्रा क्योंकि अभी काम कर रहा है लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं। तो पंजाब में पावर इंफ्रा के लिए हरभजन जी के क्या प्लान है आने वाले सालों में? देखिए, सबसे पहले तो हम जो कन्वेंशनल जो साधन है जनरेशन के, उसको हम स्लोली वो जो है वो ग्रीन एनर्जी पे जा रहे हैं। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिमिट है कि 2030 तक हमने 43% तक जो ग्रीन एनर्जी देनी है। इस समय हम 27 पे हैं, 27 पे हैं। और हमने इसके लिए सोलर के विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट जो है टेंडरिंग की है। तो हमें अच्छे रेट पे बिजली मिली है। 2 रुपीज़ 55 पर यूनिट हमने आउटसाइड स्टेट जो है वो टेंडर एक्सेप्ट किए हैं। विद इन स्टेट थोड़ा सा कॉस्टली है, 2 रुपीज़ 75 हमको मिला है। और इसी तरह हम और भी 500 मेगावाट के हैं। इसके अलावा हमने जो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बोल रहे सुधार किए हैं, उसमें हमने जो
66 केवी के वो सब स्टेशन है उसको भी बढ़ाया है, आने वाले समय में 50 और बढ़ा रहे हैं। और जो ATC कैपेसिटी है, अवेलेबल ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती जी। है, उसमें हमने जब हमको जो सरकार आई तब 7400 मेगावाट थी, अब हमने उसको बढ़ाकर 9000 कर दिया है। और विद इन फ्यू मंथ्स, आई थिंक विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, वी आर गेटिंग द टारगेट ऑफ 10,000। बहुत बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये पंजाब के लोगों के लिए भी बहुत खास हो जाएगा जब इस तरह से होगा। मैं एक सवाल और करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े आए हैं और आंकड़े बताते हैं कि पुरानी जो सरकारें थी, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि लगभग 1880 करोड़ इतना तो घाटा हो रहा था पहले। और जब आपने मंत्रालय संभाला तो आपके पास चुनौती भी थी, अधिकारियों ने भी सपोर्ट किया और मुझे ऐसा लगता है कि 564 करोड़ का लाभ मिला है। तो ये कैसे आप लोग कर पाए, किस तरह का प्लान रहा आप लोगों का? हाँ, सबसे पहले तो मैं ATC के बारे में थोड़ा बताऊं कि पिछले 5 ईयर थे जो 17 से 22 तक, उसमें ट्रांसमिशन कैपेसिटी वो सरकार सिर्फ 1000 मेगावाट बढ़ा पाई थी 5 वर्ष में। तो इस 20 मंथ्स में हमने उसको 2600 मेगावाट जो है वो इंक्रीज़ किया है। जो आपने सवाल पूछा है कि ये कैसे हो पाया कि 1880 करोड़ जो घाटे में था उसको हमने 564 करोड़ जो मुनाफे में, प्रॉफिट में लेकर गए। तो उसमें बड़ी बात ये है कि हमारी एक कोल माइन थी, वो झारखंड में थी, पचवाड़ा कोल माइन। वो इनऑपरेटिव थी बहुत पुराने समय से, तो हमने उसको ऑपरेटिव किया। अक्टूबर 22 में हमें वहाँ से कोला मिलना शुरू हो गया। तो वो हमारी अपनी माइन थी, हमें कोला बहुत सस्ता मिला। पहले तो ऐसे होता था कि वो कोल इंपोर्ट किया जाता था, उसके दाम जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो वो हमें हमारा बिजली PSPCL जो वो डेफिसिट में जा रहा था। इसके अलावा हमने जो शॉर्ट टर्म बिजली के समझौते होते हैं, PPA, शॉर्ट टर्म बिजली जब हम परचेज़ करते हैं तो वो बहुत महंगी मिलती है। तो पहले कोई प्लानिंग नहीं था कि किस मंथ में हमें ज़्यादा बिजली चाहिए। तो ऐसे ही जब सीज़न नज़दीक आता था तब हम बिजली खरीदते थे। हमने पहले से ही वो प्लानिंग कर ली कि किस मंथ में हमें कितनी बिजली चाहिए। तो हमने वो शॉर्ट टर्म जो परचेज़ थी उनको बहुत नीचे ले आए। और इसके साथ जो हमने नए जो एम्प्लॉई है वो भी भर्ती किए। 4200 हमने नए जो मुलाजिम हैं उनको बिजली बोर्ड में भर्ती किया। उसमें उनका भी फ़ायदा हुआ। तो इसके अलावा और भी जैसे हमारी जनरेशन थी, हमारे जो थर्मल प्लांट हैं उनमें से हमने ज़्यादा जनरेशन की है। नियर अबाउट 20% मोर जनरेशन फ्रॉम दिस आर गवर्नमेंट जो थर्मल प्लांट हैं लहरा मोहब्बत और रोपड़ का, उनमें से हमने 20% मोर जनरेशन की है। सो ये सारे का नतीजा ये हुआ कि हम जो घाटे में चल रही थी PSPCL इसको प्रॉफिट में लेकर आ गए। तो आज हमें गर्व है कि हमने बहुत जल्द से बहुत कम समय में इसको हमने घाटे से निकाल कर प्रॉफिट। बिल्कुल, अभी कम समय हुआ है, समय और ज्यादा है। लेकिन जो लोग इस समय बैठे हुए हैं, ये तो बात रही एनर्जी की, लेकिन एक और क्षेत्र है PWD। और PWD की जब हम बात करते हैं तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो ग्रामीण इलाकों में सड़कें रहती हैं, जो छोटे से जिलों में सड़कें रहती हैं, वो काम PWD का रहता है। और PWD का काम इसलिए भी बड़ा हो जाता है हरभजन जी, क्योंकि आप गांव को शहरों से जोड़ने का भी काम करते हैं। कई सारी ऐसी सड़कें होती हैं जो PWD के क्षेत्र में आती हैं। तो जब आपने ये मंत्रालय संभाला तो क्या स्थिति थी और अभी कितना बदलाव कर पाए हैं और आगे चुनौती क्या है? देखिए, जब मेरे पास PWD आया तो मेरे पास दोनों ही चुनौतियां थी। ऊर्जा की भी, जब ऊपर देखते थे तो वायर्स एंड पोल्स एंड वो पूरी तरह से, जब नीचे देखते तो सड़कें टूटी हुई थी। हाँ। तो हमारे लिए देखने के लिए कुछ भी नहीं था। ऊपर देखते तो तब प्रॉब्लम, नीचे देखते तो तब प्रॉब्लम।
तो हमने उसको नई सड़कें बनाने के लिए और पुरानी को रिपेयर करने के लिए हमने एक व्यापक प्रोग्राम जो है वो दिया। हमने पहले से क्वालिटी कंट्रोल हमारा एक सेल है, उसको हमने डिफरेंट जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन जो है ना उनको देखा कि कौन सी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमने उसको फिर PCI 2 में डाला, बाइफरकेट कर दिया। जो ज़्यादा सड़कें ख़राब थी उसको पहले रिपेयर किया। तो पिछले 2022-23 में हमने अराउंड जो PWD की थी वो 1000 किलोमीटर रोड जो है किया, और इस वर्ष हमने 3000 किलोमीटर रोड जो है उनको रिपेयर करने में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है। हरभजन जी, आपने अब नया कर लिया होगा, तो कहाँ तक? हाँ, तो नेक्स्ट में हमारे पास 24-25 का भी है। हम उसमें भी 33,000 से 4,000 ठीक करेंगे। इसके साथ हमने एक बात और भी की कि जितनी रोड्स बनती है ना उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे उसकी लायबिलिटी जो है ना वो बहुत कम थी। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम दिया, ऐसा फैसला लिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिस भी रोड को बनाएगा उसकी मेंटेनेंस की भी उसकी जिम्मेदारी रहेगी फॉर 5 ईयर्स। सो इसमें फ़ायदा ये हुआ कि जो भी रोड अब बन रही है वो पूरी मजबूती से बन रही है, क्योंकि जानता है कि जब ये रोड डैमेज हो गई तो मेरी लायबिलिटी है, मुझे ही बनानी पड़ेगी। सो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ हमें। और साथ में एक बात और बहुत ज़्यादा सेविंग की है। सो ये 800 उसमें से हमने 197 करोड़ तो बहुत अच्छी बात है कि कर दी है। सड़कें भी बन रही हैं और उसमें पैसा बच रहा है। इस पैसा का इस्तेमाल क्या करना है मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा था ऊपर देखते थे तो बिजली के, नीचे देखते थे तो सड़कें, लेकिन और ऊपर देखते हैं तो सूरज है, और सूर्य की रोशनी का भी बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो हरभजन सिंह जी, आपके पास ये जब मंत्रालय आया तो क्या सोलर एनर्जी के क्षेत्र में पंजाब की जनता सुनना चाहती है किस तरह से काम हो रहा है, क्या उसमें आपकी तैयारी है, क्या प्लान्स है? क्योंकि सोलर एनर्जी एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। देखिए, आपने बोला ऊपर से तारें थी, उसके ऊपर भी सूरज है। मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी एक भगवान है, बिल्कुल, जो हमारे साथ है, हमेशा उसका आशीर्वाद रहता है। तो सोलर एनर्जी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने 2500 मेगावाट की हमने जो PPA है वो किए हैं और भी कर रहे हैं। साथ में हमने बायोमास जो ग्रीन एनर्जी में आता है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। और जो रूफटॉप सोलर हैं, रूफटॉप सोलर, उसमें हमने 2021 और 21-22 का देखें तो ओनली जो सब्सिडी दी गई थी वो अराउंड 6 करोड़ थी, ओनली 6 करोड़। तो हमने ये 2 वर्ष में 22-23 और 23-24 में हमने ये सब्सिडी जो है वो 15 करोड़ जो है वो किया, डबल से भी ज़्यादा कर दी, क्योंकि रूफटॉप सोलर को हम प्रमोट कर रहे हैं। और जो एक बात और भी है कि जब हम बाहर से सोलर एनर्जी लेते हैं तब मिल तो थोड़ी सस्ती जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में मजबूत करना चाहते हैं। वैसे भी जो सोलर एनर्जी है वो RTC तो है नहीं, राउंड द क्लॉक तो मिलती नहीं, ये तो सुबह सुबह मिलती है, शाम को तो हमने कोई ऑल्टरनेट। क्या गांव में भी प्लांट लगाए जा रहे हैं और बढ़ाने की संख्या? हाँ बिल्कुल, हम जो सोलर एनर्जी है ना वो हम कहीं भी हमने टेंडर फ्लोट किए हैं, कहीं भी लगाया जा सकता है, पंजाब में किसी में भी लगाया जा सकता है, से जो बिजली है वो परचेज कर लेंगे। तो साथ में रूफटॉप को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी इस प्रमोशन का कुछ फायदा मिला है? हाँ बिल्कुल, वो 3%
वो 27-28 तक हमने प्लानिंग कर ली है। इसीलिए हम कुछ भी सोलर लगना हो तो 1.5-2 का दोहन बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं तो इससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या अभी तक जो काम पहले की सरकारों में हुए हैं या बिल्कुल नहीं हुए हैं, और अभी कितना काम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में? देखिए, मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, वे फाइनल हमें उस पे जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वही मैंने कहा, बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं। वो तो एक दिन ख़त्म होंगे ही, तो हमें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने वो कोई शाहपुर कंडी में भी एक और हाइडल प्रोजेक्ट 206 मेगावाट का है, उसको भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। सोलर प्लांट को हम बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो लेकर आ रहे हैं कि लोग मैक्सिमम जो है वो सोलर एनर्जी पे जाएं, बायोमास पे लगा रहे हैं। सो इस पे हमारे रिन्यूएबल्स एनर्जी जो हमारा टारगेट भी है 30 तक का कि 43% हमने जाना ही जाना है, तो हमने 27-28 तक तो हमने वो प्लानिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, और थोड़े समय में हम 30 का जो टारगेट है वो भी पूरा करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। और आपके पास एक और विभाग है, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, लोक निर्माण, यानी जनता के लिए लगातार निर्माण करते रहना। जैसा आपने बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, लेकिन हम पंजाब के कई शहरों को देखते हैं, स्मार्ट सिटी के तौर पर उन्हें और ज्यादा स्थापित किया जाए, और उस दिशा में भी सरकारें काम करती रही हैं। तो अभी हरभजन सिंह जी के पास स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है? क्या वो सोच रहे हैं किस तरह से विकास होना चाहिए, छोटे शहरों का भी और बड़े शहरों का और विकास हो? देखिए, हमारे पास अब तक तो 4 स्मार्ट सिटी हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें लुधियाना, जलंधर और अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी है जी। तो उसमें हमने जो किया है, करना है, कुछ तो काम काफ़ी हद तक हो गए हैं। 80-85% काम कंप्लीट हो गए हैं। तो जून 24 तक हम उस सभी कामों को कंप्लीट कर देंगे। और उसमें करना क्या है, क्या कर रहे हैं, जैसे समवेयर अंडरग्राउंड केबलिंग है, रेलवे ओवरब्रिज है, रेलवे अंडरब्रिज है, STP है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और ई क्लासरूम है, उसमें पार्क्स हैं, पार्किंग प्लेसेस हैं। तो वो और साथ में हम जो CCTV सर्वेलेंस है उसको भी बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने जो CCTV में हमने एक फेस रिकॉग्निशन का कंसेप्ट भी डाला है कि जब भी कोई, जैसे कोई PO प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो और वांटेड है पुलिस को, तो हम उसका फेस जो है ना वो उस पर अपलोड करेंगे। जब भी वो आदमी कहीं से भी गुजरेगा तो पुलिस को अलर्ट चला जाएगा। ICCC का हमारा कंसेप्ट है। तो इसके अलावा जो नंबर प्लेट स्कैन होती है, और साथ में जो रेड लाइट वायोलेशन होती है, वो भी सभी इसे इंटीग्रेटेड स्कीम में उस स्मार्ट सिटी में जो है वो आ जाएगा। सो स्मार्ट सिटीज़, आई थिंक दे आर द लाइट हाउस फॉर द अदर स्मॉल सिटीज़। जब हम कुछ स्मार्ट सिटी बना पाएंगे, तो अब तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है ना, एक लिमिटेड एरिया में वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर छोटे शहरों में जाएंगे, और धीरे धीरे से हम ये गांव तक भी पहुंचेंगे कि सभी गांव, सभी छोटे शहर हमारे स्मार्ट गांव और स्मार्ट सिटीज़ बन जाएं। मैं एक चीज़ और इसमें समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि जून 2024 तक का आपने लक्ष्य भी ले रखा है ऊर्जा के क्षेत्र में भी। क्या स्मार्ट सिटी में बनाने में भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है हरभजन जी ने स्वयं के लिए? देखिए, मैंने एक दो थोड़े प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया है। जैसे हम थोड़े मोनोपोल्स लगा रहे हैं, नीचे से जब ज़्यादा जगह ले लेते हैं बड़े बड़े जो होते हैं टावर, तो उसमें हम काम कर रहे हैं कि मोनोपोल्स लगाएं। कुछ हमने एमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम, जब कोई टावर गिर जाता है तो जल्दी से हम एमरजेंसी रिस्टोर कर सकें, ऐसे भी काम कर रहे हैं।
तो एक हमने मोबाइल ट्रांसफार्मर्स का शुरू किया है कि जब कहीं ट्रांसफार्मर कोई डैमेज होता है तो हमारी एक व्हीकल पे हमने ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, वो वहाँ जाते हैं, उसको रिमूव करके साथ में ही वो उनकी जो कनेक्टिविटियाँ दे देते हैं। जब तक रिप्लेस नहीं होता तब तक वो मोबाइल ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है। तो इसमें जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बिजली जो है वो अनइंटरप्टेड। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप डिपार्टमेंट संभालते हैं, कोई विभाग संभालते हैं, बेहतर है जो लोग काम करने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और हरभजन सिंह जी खुद एक प्रशासक रहे हैं, तो वो जानते हैं प्रशासन के अधिकारियों से कैसे काम कराना है। हरभजन जी, जब विभाग संभाला था तो थोड़े से स्क्रू टाइट करने पड़े आपको अधिकारियों के? देखिए, नहीं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, मेरे पास हाँ। दोनों ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास हैं, और मेरी अपनी बैकग्राउंड जो ह्यूमैनिटीज़ की है। हाँ, हाँ। लेकिन मेरा जो डीलिंग पड़ गई वो तो इंजीनियर के साथ थी। तो मैंने देखा ये बहुत मेहनती और अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। जो हमने आज तक अचीवमेंट किया है वो इनकी वजह से ही की है, क्योंकि हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करप्ट मीन्स में या कोई एक्सक्यूज़ में थे कि एक्सक्यूज़ डालकर काम को आगे डाल देना। ऐसे कुछ कर्मचारी थे, उनके विरुद्ध हमने अनुशासनिक कार्रवाई की और वो करनी पड़ी। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा कुछ फैसला लेना पड़ जाता है, जी। क्योंकि अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन में बाधा पड़ जाती है। तो इसलिए हमने कुछ अच्छा, को एक चीज और, आपने कहा कुछ अधिकारी थे, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि अधिकारियों पर कोई प्रेशर था, या सरकार बदल गई लेकिन उनका विचार नहीं बदला, ऐसा भी लगता है आपको? नहीं, वैसे जो भी काम करवाती थी पहले सरकारें, वो अपने अधिकारियों का बहुत प्रेशर होता था, अधिकारियों पे प्रेशर डालते थे, तो कई गलत काम भी उनसे करवाते थे। तो वो भी अब तो बहुत इजी फील कर रहे हैं कि कम से कम वो जो प्रेशर था, वो गलत प्रेशर था, वो अब अधिकारियों पर नहीं डाल रहा। वो इंडिपेंडेंटली और बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं दोनों विभागों के और अधिकारी हैं, वो एज फार एज आई थिंक दे आर फीलिंग कन्वीनियंट टू वर्क इन दिस गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास प्रेशर जो है ना वो बहुत कम हो गया। हरभजन जी, आपने एक छोटा सा मुद्दा उठाया है, मैं चाहूंगा इस पर आपसे चर्चा करना, क्योंकि आपने कहा पिछली सरकारें थोड़ा दबाव डालती थी। तो क्या पिछली सरकारें दबाव इसलिए डालती थी, जैसा आपने कहा कि कुछ के एक्सक्यूजेस थे, आपने, या मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का देवाक्य भी ये रहा है, तो क्या पहले की सरकारों में बहुत ज्यादा ऐसा माहौल हो गया था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही माहौल कुछ हो गया था, क्योंकि जब टेंडरिंग होती थी तो कहीं जगह कोई पूलिंग हो जाती थी, कहीं जगह ऊपर वाले जो पॉलिटिकल लोग थे वो प्रेशर डालते थे, इसको टेंडर दो, इसको मत दो, वो जो सेविंग है, जो लेस पे जाते हैं टेंडर, वो ना जाएं। अभी तो वो सरकार ही आई है, अब 20% लेस पर टेंडर जा रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 5 वर्ष की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी सहमत हो गया है। सो ये सभी चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि जो भ्रष्टाचार है वो कम हो रहा है। कमीशन का जो युग था ना वो ख़त्म हो गया। कमीशन पहले तो जो सेविंग इसीलिए नहीं आती थी क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो उनको कई जगह पर कई तरह के कमीशन देने पड़ते थे और मेंटेनेंस का भी बुरा हाल था। कोई वो कॉन्ट्रैक्टर भी कहते थे हमने इतना पैसा तो इधर डाल दिया, इतना इधर दे दिया, हम मेंटेन कैसे करेंगे। अब वो खुशी खुशी से जो रोड्स हैं उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी उठा रहे हैं। हरभजन जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि पूर्व में जो हुआ उसको सुधारना आपका काम है और आगे भविष्य में कई सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन कई तरह के गंभीर आरोप भी लगते हैं। क्या ये आरोप पॉलिटिकल होते हैं और आप उसके लिए अब विभाग में जैसे आपने कहा कि सफाई का काम कर रहे हैं, तो सफाई ये जारी रहेगी? क्या लक्ष्य है आपके? देखिए, विभाग को चलाने के लिए मैं जो समझता हूँ, एक तो आपकी ईमानदारी और साथ में हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है। जब तक आप विभाग में डेप्थ में नहीं जाएंगे ना तब तक उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मुलाजिम ऐसे भी आ जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो मेलाफाइड इंटेंशन से हाँ, आते हाँ, हैं, हाँ। तो वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, तो हमें उनको ढूंढना पड़ता है कि ये कौन सा अधिकारी है, कैसे कर रहा है। सो हम उन पे पूरी तिखी नज़र रखे हुए हैं और आइंदा भी रखेंगे। हम तो सभी अधिकारियों को यही कहते हैं कि वो मानते भी हैं कि एक इस सरकार के आने के बाद हमें काम करने का बहुत अच्छा माहौल जो है वो मिला है, और हम उनको और भी फैसिलिटेट करेंगे कि आइए मिलकर पंजाब को रंगला पंजाब बनाएं, पंजाब में करप्शन जो है वो करप्शन फ्री, ड्रग फ्री समाज बनाएं। बिल्कुल। और देखिए, इसी लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। जो आपकी कमियां होंगी हम बताने के लिए बैठे हुए हैं। हरभजन जी, बहुत धन्यवाद। आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब भी दिया और बताया कि आप आगे भविष्य के लक्ष्य क्या हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।